बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। स्टूडेंट्स तो आगे हम देख रहे हैं। और थोड़ा सा मैं वैसे आगे पढ़ा चुका हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग आज देर से ऑन की है। तो मैं एक दफ़ा रिवाइज वैसे कर देता हूँ ऊपर से। शाहजहां की बात हो रही थी, तो पहला पॉइंट ये है कि शाहजहां जो है वो बीमार हो गया 1658 में। उसके कल मैंने चार बेटे बता दिए थे, दारा शिकू और शाह शुजा और शाह मुराद और औरंगजेब। फिर औरंगजेब जो है, ये जब बीमार हुआ तो चारों भाई उसको पूछने आए तो अपनी अपनी फौज लेके आए। उन्होंने इसकी इयादत भी की और इस पे दरबार पे औरंगजेब ने कब्जा भी कर लिया। ठीक हो गया। कब्जा कर लिया तो औरंगजेब बैठ गया तख्त पे, इसको उठा के उसने नीचे मारा अपने बाप को। और फिर गिरफ्तार करवा दिया काफी अरसा वो ताजमहल के सामने ही गिरफ्तार रहा। ठीक है। वो लोगों को देखता था शाहजहां के लोग आ रहे हैं और ताजमहल को हजारों मिलियन लोग आ रहे हैं और ताजमहल को देखने आते हैं, लेकिन खुद जिसने बनाया था ताजमहल, खुद वो कैद था। तो सामने ही खिड़की थी, उससे नजर आता था ताजमहल। तो इसका दिल बड़ा जो है ना वो गमगीन होता था देख देख के। तो एक दिन फिर बड़ा रोया, बड़े सख्त चिल्लाया। तो जब इसकी चिल्लाने की आवाज़ इसके बेटे औरंगजेब तक पहुंची, तो औरंगजेब ने अपना एक आदमी भेजा और उसने जाके कहा कि मेरे बाप की आंखें निकाल दो, ताकि ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो वो आदमी आया, उसने औरंगजेब की आंखें निकाल दी। औरंगजेब जो है वो, सॉरी औरंगजेब कह रहा हूँ, शाहजहां। शाहजहां जो है वो ब्लाइंड हो गया। तो पूछा जाता है वो कौन सा ऐसा बादशाह है जो ब्लाइंड, जिसको ब्लाइंड किया गया, या किसने किया? तो शाहजहां को। और फिर वहीं पे कैद खाने में शाहजहां की डेथ होगी 1666 में। उसके बाद उसका बेटा आ गया औरंगजेब। यानी कि औरंगजेब की हुकूमत तो 1658 में ही आ गई थी, जब उसने महल से उतारा था इसको और कैद में डलवाया था। तो औरंगजेब की हुकूमत चली फिर 1658 से 1707 तक। ये बड़ा रिजिड मुस्लिम था, कट्टर मुस्लिम था। इसने जो कुफार के साथ या नॉन मुस्लिम्स है उनके साथ हार्श बिहेवियर रखता था। तो उनका जिजिया भी इसने बढ़ा दिया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके दौर में नंबर ऑफ मुस्लिम जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गए। ठीक है, खौफ की वजह से, डर की वजह से। ठीक है। और फिर ये एक लावा ये पक रहा था कि वो जो हिंदू थे वो अब इसके खिलाफ होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि ये उनके बंदों को मुसलमान कर रहा था। तो हिंदुओं के दिलों में इसके खिलाफ लावा पकना शुरू हो गया। और एक लावा ये पक रहा था कि जो इनके भाइयों ने पीछे ना, जो इसके भाई थे दारा शिकू और शाह शुजा और शाह मुराद, और इन्होंने हमले किए थे ईरान पे। ठीक है। और ईरान का जो है ना वो अब वहां पे भी लावा पक रहा था कि हमने अपने हमलों के बदले लेने हैं। तो एट दैट टाइम जब औरंगजेब बादशाह था, तो ईरान का किंग कौन था? नादिर शाह। ठीक है। तो पांचवें पॉइंट में मैंने ये लिख दिया और अब आगे देखते हैं। अच्छा जी, ईरान का किंग जो है वो नादिर शाह था। अब दो लावे पक रहे थे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक हो गया। अब बहरहाल ये है कि 1707 में जो है वो औरंगजेब की डेथ हो जाती है। ठीक है। यानी कि 1707 में वैसे औरंगजेब की डेथ हो जाती है, इसके दौर में हमला नहीं हुआ। ठीक है। डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707। ठीक है। अब क्या होता है कि वो जो नादिर शाह है ना, नादिर शाह, वो 1739 में सब कॉन्टिनेंट पे हमला कर देता है। ठीक है। 1739 में सब कॉन्टिनेंट पे हमला कर देता है और दिल्ली की गलियां जो हैं वो खून से भर देता है। ठीक है। बहुत जो है वो ब्लड शेड जो है वो सरेआम हर तरफ नजर आता है। ठीक हो गया। जिस तरीके से पहले एक हमला हुआ था ना 1398 में, 1398 में सब कॉन्टिनेंट पे बाय से किसने हमला किया था? अमीर तैमूर लंग ने। उसने भी जो है वो लाशों की लाशें बिखेर दी थी। ठीक है। इसी तरीके से ये बहुत बड़ा हमला करता है नादिर शाह सब कॉन्टिनेंट में। तो नादिर शाह का हमला आपने याद रखना है कि उसने कब किया सब कॉन्टिनेंट पे। ठीक है। नादिर शाह अटैक ऑन सब कॉन्टिनेंट इन 1739। ठीक है। 1739 में। अच्छा जी। अब जो अंदर लावा पक रहा था उसमें मराठे थे, सिख थे, हिंदू थे। ठीक है। उधर से नादिर शाह ने मारा, इधर से इनको मौका मिल गया, मराठों को, सिख को, हिंदुओं को, कि मुसलमान तो मारे जा रहे हैं। उसने तो जो है वो खूनो खून कर दिए गलियां नादिर शाह ने। तो अब जब वो इनको पता चला कि ये नादिर शाह तो इन पे ले गया है, बाजी सबकत ले गया, तो अब हिंदुओं ने और सिखों ने इन्होंने भी फिर कसर कोई ना छोड़ी, इन्होंने भी मुसलमानों का ब्लड शेड कर दिया। ठीक है। हर तरफ खून ही खून था मुसलमानों का। तो मतलब इसके दौर में जो है ना औरंगजेब के बाद बहुत ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो गया। ठीक हो गया। बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जो है ना वो कत्लेआम इसके दौर में
यानी कि इसके दौर से ही स्टार्ट हुआ, और इसके दौर के बाद जो है वो हर तरफ कत्लेआम जो है वो फैल गया। अब क्या हुआ कि अ, अब ये जो था ना आपका औरंगजेब, ठीक हो गया। अब इसके जो बेटे थे ना, वो सारे 5 बेटे थे इसके औरंगजेब के, ठीक हो गया। लेकिन ये उन 5 बेटों को अपने महल के नजदीक नहीं आने देता था अपनी जिंदगी में। इसलिए उन्होंने जो आदाब बादशाहत हैं, या क्या नाम है, बादशाहत के जितने भी तौर तरीके हैं या सलीके ढंग असलूब हैं बादशाहत के, वो उन्होंने सीखे ही नहीं। ठीक है, इनके बेटों ने जो है वो कुछ सीखा ही नहीं, क्योंकि ये इनको अपने दरबार में नहीं आने देता था। औरंगजेब क्यों नहीं आने देता था? क्योंकि इसने अपने बाप के साथ बुरा किया हुआ था। इसको ये डर था कि मैंने अपने बाप के साथ बुरा किया है, और अगर मैं अपने बेटों को अपने दरबार में आने दूंगा तो कल को मुझे ही ये घुड़का देंगे। ठीक है, तो इसलिए ये अपने दरबार में उनको घुसने ही नहीं देता था अपने बेटों को। ठीक हो गया। और फिर इसके बेटे जो है वो ये जिस दौर में नादिर शाह ने हमला किया है ना, इसके फिर बेटे हुकूमत करते रहे हैं, लेकिन वो ऐसे ही नाम के हुकूमत थे, उन्हें पता ही नहीं होता था कि हम बादशाह हैं। ठीक है, यानी कि उनको कोई सलीके ही नहीं थे। ठीक है, और ना उन्हें पता होता था कि हम बादशाह भी हैं। ठीक है, यानी कि वो इनकैपेबल सक्सेसर ऑफ औरंगजेब कहलाते थे। यहाँ पर जो सक्सेसर आए वो बड़े इनकैपेबल थे। तो इनकैपेबल, कैपेबल सक्सेसर, सक्सेसर ऑफ, सक्सेसर ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब रूल्ड ओवर द सब कॉन्टिनेंट। तो इस दौर में, जिस दौर में फिर नादिर शाह ने भी देखा मौका है, इनके इनकेपेबल सक्सेसर हैं, तो उसने भी जो है वो यहाँ पे हमला किया। और फिर नादिर शाह ने भी मारा, उधर से सिखों ने भी मारा, मराठों ने भी मुसलमानों को मारा। उधर से बादशाह सलामत को पता ही नहीं होता था कि मैंने करना क्या है, क्योंकि औरंगजेब ने कभी घुसने नहीं दिया। ठीक है, वो कोई आगे से कहता था, गुलाम आके कहते थे बादशाह सलामत मैं आपका गुलाम हूँ। वो कहता था अच्छा, तो मतलब ये है कि मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, अच्छा अच्छा यानी कि वो उसको ये नहीं पता होता था कि मैंने करना क्या है। ठीक हो गया, तो इस किस्म के वो इसके जो है वो आए। ठीक है, अब ये है कि लेकिन औरंगजेब का एक पॉजिटिव काम भी था। जहाँ पे इसके नेगेटिव काम थे, वहाँ पे पॉजिटिव भी थे कि इसके दौर में क्या हुआ, मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ। ठीक है, इसने अपने इनकेपेबल सक्सेसर तो छोड़े, यानी कि नेगेटिव इसका काम क्या था कि अपने इसने इनकेपेबल सक्सेसर छोड़े। ठीक है, लेकिन इसका पॉजिटिव काम क्या था कि मुसलमानों की तादाद में इजाफा किया। सेम इसी तरह जो अकबर बादशाह था, उसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव थे। उसका नेगेटिव काम क्या था अकबर बादशाह का, कौन बताएगा जी? अकबर का नेगेटिव काम को क्या था? दीन इलाही बनाया था। लेकिन उसका पॉजिटिव काम क्या था अकबर का? उसने हिमू चंद्रा बकाल को मारा था, जो कि हिंदू रूल करने वाला था दोबारा। बात समझ आ रही है? पढ़ाया था ना। हाँ, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, हिमू चंद्रा बकाल को उसने मारा था। ठीक हो गया। तो बहरहाल इस तरीके से कुछ इसके भी एक दो अच्छे काम ये भी थे कि ये इसने जो है मुसलमानों की तादाद में इजाफा किया और उन पे जजिया वगैरह लगाया। ठीक है, तो बहरहाल हम कहने का मकसद ये है कि औरंगजेब के बाद जो है ना, वो अब बादशाहों को हमने इतना डिस्कस नहीं करना, बादशाह आते गए इसके बाद। ठीक है, बादशाह और भी आते गए, लेकिन वो सारे जो है रंगीला, अहमद शाह रंगीला, वो माशाल्लाह रंगीला ही था। ठीक है, ना उसकी कोई सुनता था ना वो किसी को सुनाता था। ठीक है, वो अपने बस रंगरेलियों में ही जो है वो मसरूफ था। ठीक है, तो बहरहाल इसके बाद बादशाह जो है वो आए तो सही, लेकिन अब हमने यहाँ पे 1707 के बाद बादशाहों को डिस्कस नहीं करना, क्योंकि ना तो आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं बादशाह 1707 के बाद। हाँ, आगे जाके कुछ करेंगे। ठीक है, लेकिन 1707 के फौरन बाद अब हमने बादशाह नहीं डिस्कस करने। यहाँ से जो अब एमसीक्यूज आते हैं, वो उन लोगों को डिस्कस किया जाता है जिन्होंने इन मुश्किल हालात में मुसलमानों का बेड़ा उठाया। इन मुश्किल हालात में अहमद शाह रंगीला ने तो नहीं बेड़ा उठाया। ठीक है, तो इन मुश्किल हालात में जिन्होंने मुसलमानों का बेड़ा उठाया, यानी कि दोबारा मुसलमानों को इकट्ठा किया, और मुसलमानों में दोबारा एक जो है वो जिहाद का खून जो है वो दौड़ाया, और मुसलमानों को जितने भी मुसलमानों की नफरतें पैदा हो चुकी थी और जितना भी मुसलमानों का कत्लेआम हो चुका था, उसको कवर करने की कोशिश की। तो अब वो जो लोग हैं उनका एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि बादशाहों को तो अब कोई सिलसिला ही खत्म हो गया, मतलब चल रहा है, मुगल बादशाह चल रहे हैं, लेकिन वो नाम की बादशाह चल रहे हैं। इसलिए अब हमने उनको आगे नहीं डिस्कस करना, यहाँ तक औरंगजेब तक हमने डिस्कस करना था। ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर आपने देखा कि सिखों सिखों ने भी
मुसलमानों के खिलाफ हो गए, मराठे खिलाफ हो गए, उधर से नादिर शाह ने हमला कर दिया। तो मुसलमान तो ऐसे बिल्कुल जो है वो समझे कि वो जो है ना वो बिल्कुल जलील तरीन होके रह गए इस दौर में। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे ज़रूरत थी किसी ऐसी आदमी की कि जो यहाँ पे मुसलमानों का दोबारा से एक भरम जो है वो दोबारा से बढ़ाए और उनका बेड़ा उठाए। तो यहाँ पर एक आदमी आते हैं जिनका नाम है शाह वलीउल्लाह। ठीक है। तो अब हम ये मुगल बादशाह को नहीं डिस्कस कर रहे, वो औरंगजेब तक मैंने किया है, आगे जाके फिर करेंगे। लेकिन यहाँ पे अब हम एक स्कॉलर पर्सनैलिटी को डिस्कस कर रहे हैं, शाह वलीउल्लाह। अब वो आए यहाँ पे इस दौर में, शाह वलीउल्लाह। ठीक हो गया। अब इनके बारे में देखते हैं, शाह वलीउल्लाह के बारे में, कि जब ये सारा पीछे से मैंने ना एक सिनेरियो आपको बता दिया है कि अब क्या हालात हो चुके थे। ठीक हो गया। अच्छा, शाह वलीउल्लाह आए, अब इनको देखते हैं। शाह वलीउल्लाह 1703 में पैदा हुए वैसे, शाह वलीउल्लाह। अब पीछे भी हमने एक स्कॉलर देखे हैं, इस्लामिक स्कॉलर कौन से देखे हैं जिसका ताल्लुक बादशाह से नहीं था? पीछे एक, हाँ, मुजद्दिद अल अफसानी। ठीक है, शेख अहमद सरहिंदी। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब ये दूसरे स्कॉलर आए यहाँ पे, शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह बॉर्न इन 1703, 1703 इन दिल्ली। ठीक है, देखे ना, 1707 वाला ही दौर है। ठीक है। तो ये 1703 में पैदा हुए दिल्ली में। ठीक हो गया। और हमला जो है नादिर शाह ने 1739 में जाके किया। ठीक है। तो यही दौर इनका चल रहा है। ठीक है। और इनके वालिद का नाम जो है वो शाह अब्दुल रहीम था। हिज फादर नेम वाज शाह अब्दुल रहीम। शाह अब्दुल रहीम। इनको ना कुतुबुद्दीन भी कहते थे। ये इनका सेकंड नेम था, कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, सिर्फ कुतुबुद्दीन। अच्छा, अभी ये 18 साल के थे, शाह वलीउल्लाह के इनके बाप का इंतकाल हो गया। और शाह वलीउल्लाह अपने बाप के बनाए हुए एक मदरसा था जिसको कहते थे मदरसा रहीमिया, फिर वहीं पर टीचिंग करने लगे। ठीक है। ही वॉज अ टीचर इन हिज फादर्स फादर्स मदरसा, मदरसा रहीमिया। ठीक है, रहीमिया, मदरसा रहीमिया। किधर हैं, बैठे हैं, चले गए हैं? कट तो नहीं गया? हाँ जी, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था कहीं से। कहाँ से हुआ था जी? क्या पढ़ रहे थे हम? अच्छा अच्छा, अभी यहीं से हुआ है। चलो, मैं कहा क्लास किधर चली गई मेरी। चलें जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। मैंने ये बस अभी यही लाइन लिखी है, ही वाज अ टीचर इन हिज फादर मदरसा, मदरसा रहीमिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ जी, यहाँ तक स्टोरी सबको समझ आ गई है, पीछे से सारी क्लियर हो गए? अच्छा, मैं नीचे कर देता हूँ। यहाँ तक हाँ जी, स्टोरी सबको क्लियर हो गई है? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, चलो। अब ये है ना कि अब आपने ना अपनी कोई भी पाक हिस्ट्री की बुक उठा के जो भी घर में पढ़ी है, पाकिस्तान हिस्ट्री जो मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट हो रही है 712 से, वहां से लेके ना अब आपने पढ़नी शुरू कर देनी है सारी हिस्ट्री। जरूरी नहीं कि मैंने आपको 100% एमसीक्यूज करवा दिए हैं या आल इन आल सारा कुछ करवा दिया है। हर चीज़ जो है वो हरफ आखर तो नहीं होती। तो ये है कि आपने जो है ना अब खुद पढ़ना है, लेकिन ये है कि मैंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए हैं, एक स्केच, एक स्टोरी, एक जो पस मंजर होता है वो सारा अब आपको क्लियर है। अब आप सिर्फ बुक रीडिंग करते जाएंगे, आपको सारी चीजें वन बाय वन समझ आती जाएंगी। ठीक हो गया। और उसमें हो सकता है आपको, चलो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। तो हो सकता है उसमें जो है ना वो
और भी आपको काफी एमसीक्यूज वहां पे मिल जाएं, या एमसीक्यूज ना भी मिलें तो जब और ज्यादा पढ़ेंगे तो वहां से काफी चीजें और भी आपके जहन में बैठ जाएंगी। लेकिन अब ये है कि आपको पढ़ने का मजा आएगा। मजा इसलिए आएगा क्योंकि अब आपको स्टोरी क्लियर है। ठीक है। पहले इसलिए नहीं समझ आती थी कि आपको सीक्वेंस का ही नहीं पता था कौन कैसे आया, कब आया, उनकी क्या स्टोरी है। तो आप सारे जितने भी सलातीन दिल्ली हैं या मुगल्स हैं, उनकी आपने एक स्केच देख लिया। ठीक है, मुनासिब सा जितना भी टाइम के मुताबिक मैं उनको एक्सप्लेन कर सका मैंने कर दिया, साथ में थोड़ी स्टोरी भी बता दी। स्टोरियाँ तो लंबी लंबी थी लेकिन मैं ज़्यादा जो है वो उसको एलेबोरेट भी नहीं किया, अपने सिर्फ वन पेपर की हद तक रहा। ठीक है, लेकिन ये है कि अब आप खुद जो है डिटेल से उसको पढ़ें तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, और उसमें से मजीद भी एमसीक्यूज आपने ऐड अप करने हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि यही जो मैंने लिख दिए तो यही एग्जाम में आने और कोई नहीं आ सकते। ठीक है, मजीद तरीकाकार यही होता है कि अगर 50-60% मैं करवा रहा हूँ तो 40% स्टूडेंट ने खुद फिर कलेक्शन करनी होती है एमसीक्यूज की। डिफरेंट बुक से लें, ठीक है, या कहीं से पढ़ें तो उसको लिख लें अपने नोट्स में। ठीक हो गया, तो इस तरीके से तैयारी होती है। चलें जी, ये ले लें स्क्रीन शॉट। ले लिया जी, आगे चलते हैं। शाह वलीउल्लाह को हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी। अब क्या हुआ कि शाह वलीउल्लाह के वालिद का मैंने नाम बता दिया, मैंने बताया 18 साल के थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। अब हालात ये थे कि मुसलमानों को हर तरफ से मार पड़ रही थी, अंदर से भी। अंदर से सिख मराठे और हिंदू मारते थे, बाहर से नादिर शाह मारता था। ठीक हो गया। और जो बादशाह थे उनकी अपनी कोई नहीं सुनता था, जो इनके अपने बादशाह थे। ठीक हो गया। और फिर क्या हुआ कि अब जब मुसलमान बहुत ज़्यादा मारे जा रहे थे तो शाह वलीउल्लाह जो है वो बेसिकली वारियर तो नहीं थे। ठीक है, जंगजू तो नहीं थे। ठीक है, लेकिन इनके पास एक बहुत बड़ी ताकत थी, जिसे कलम की ताकत कहते हैं। इनके पास कलम था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, आगे कौन सा पॉइंट है पत्नी में पांचवा लिख रहा हूँ। तो ही स्टार्टेड लेटर्स, ही स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स, क्योंकि ये वारियर थोड़ी थे कि जो तलवार उठाते। तो ही स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स टू डिफरेंट पीपल दैट दिस इज दिस इज द टाइम टू जिहाद। इन्होंने मुख्तलिफ लोगों को खत लिखे, हाँ भाई निकल आए बाहर, यही टाइम है जिहाद का। ठीक है, अब अगर जिहाद नहीं करेंगे तो मुसलमान जो है वो फिर सब कॉन्टिनेंट से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन आता है कि ही वाज द फर्स्ट एवर पर्सन इन सब कॉन्टिनेंट हु प्रोवोक द स्पिरिट ऑफ जिहाद अमंग द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो पूछा जाता है कि सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो जिहाद की स्पिरिट स्टार्ट की वो किसने की। नीचे ऑप्शन आते हैं जी, शेख अहमद सरिंदी। शेख अहमद सरिंदी ने जिहाद नहीं स्टार्ट किया, शेख अहमद सरिंदी ने दीन अकबरी को जो है वो प्रोवोक किया। और उसके बाद प्रोस्ट्रेशन जो है वो मैंने आपको बताया था, और भी चीजें बताई थी। तो जिहाद जो है वो सबसे पहले जो है वो सबसे पहले शाह वलीउल्लाह ने स्टार्ट करवाया सब कॉन्टिनेंट में। ठीक हो गया। तो ही वाज द फर्स्ट एवर पर्सन, फर्स्ट एवर पर्सन इन सब कॉन्टिनेंट who provoked the spirit of jihad among the Muslims, among the Muslims। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि यहाँ पर जब इन्होंने जिहाद अनाउंस किया सब कॉन्टिनेंट में कि अब जिहाद का वक्त है आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दो बंदों ने सबसे पहले इनकी आवाज पर लब्बैक कहा, दो बंदों ने। ठीक है, दो बंदों का यहाँ पे जिक्र आता है कि जिन्होंने इनकी आवाज पर लब्बैक कहा, और वो दो बंदे कौन थे। एक का नाम था नवाब नजीबुद्दौला। ठीक है, और एक का नाम था अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, टू पर्सन, टू पर्सन वर रेडी टू सपोर्ट शाह वलीउल्लाह। ठीक है, कौन कौन से पर्सन थे। नंबर वन, नवाब
नजीबुद्दौला। नवाब नजीबुद्दौला। नवाब नजीबुद्दौला। ठीक हो गया। और दूसरे अहमद शाह अब्दाली। सेकंड वाज अहमद शाह अब्दाली। ठीक हो गया। अहमद शाह अब्दाली। अब ये जो नवाब नजीबुद्दौला था, ये वैसे नवाब था नजीबाबाद का। वहाँ पे एक क्या नाम है, इलाका था नजीबाबाद, वहाँ का ये नवाब था, इसलिए इसको नवाब नजीबुद्दौला कहते थे। ठीक है। और अहमद शाह अब्दाली जो है ये अफगानिस्तान का बादशाह था। ठीक है, ये साथ लिख लें बेशक। जी। क्या कहा जी? क्या कह रहे जी? समझ नहीं आई आपकी बात। अहमद शाह अब्दाली लिख लें जी, अफगानिस्तान का बादशाह था। अच्छा, फिर क्या होता है कि सबसे पहले इन्होंने मिलकर जो है 1748 में मरहट्टों को शिकस्त दी। ठीक है, मरहट्टों को शिकस्त दी। दे डिफीटेड मरहटास इन 1748। 1748। ठीक है। और सेव द मुस्लिम्स टू बिकम स्लेव्स ऑफ हिंदूज। ठीक है। और मुस्लिम्स को भी सेव किया कि वो हिंदुओं के गुलाम ना बने। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम्स बहुत ज्यादा कत्ल हुए थे पीछे, मैंने बताया। अब क्या हुआ कि जो शाह वलीउल्लाह थे ना, ये काफी समझदार पर्सन थे। अब इन्होंने ये सोचा कि आखिर मुसलमान जो हैं वो इस आफत में फंसे ही क्यों। मुसलमानों ने जो इतनी पीछे से बादशाहत की, सलातीन दिल्ली आपने पढ़ा है, फिर मुगल्स आ गए, उन्होंने ये सोचा कि ये मुसलमानों का इतना कत्लो गारत हुआ ही क्यों, मुसलमान इस आफत में फंसे ही क्यों। ठीक हो गया। तो काफी अरसा तक गौर फिक्र में वो लगे रहे, इस पे रिसर्च करते रहे। और फिर फाइनली उन्होंने एक बात निकाली कि इस वजह से जो है वो मुसलमान जो हैं वो इस अजाब में मुब्तला हुए, वो वजह क्या थी। ठीक है, वो उन्होंने वजह तलाश की। तो शाह वलीउल्लाह फाउंड द रीजन बिहाइंड द decline of Muslims in subcontinent continent, and that reason was क्या रीजन थी जी, इधर मैं नीचे लिख रहा हूँ। दैट रीजन वाज, उन्होंने कहा कि द मुस्लिम्स आर फार अवे फ्रॉम द प्रीचिंग ऑफ होली कुरान। कहते हैं मुसलमान जो हैं कुरान का रट्टा लगाए हुए हैं, कुरान को रट रट के हाफिज बने हुए हैं। कुरान को समझा तो कभी किसी ने है ही नहीं। ठीक है। तो कुरान की तालीमात क्या हैं वो तो किसी ने जानी नहीं कभी। ठीक है। तो उन्होंने देखा कि हर मुसलमान के घर में कुरान पाक तो मौजूद था। ठीक है, लेकिन वो उसको समझने से कासिर था, वो सिर्फ उसको तलावत करता था, उसका हाफिज बन जाता था, लेकिन वो उसको समझने से कासिर था। क्यों? क्योंकि कुरान पाक था अरबी में, और इनको अरबी आती नहीं थी, सब कॉन्टिनेंट वालों को। इनको तो अपनी दूसरी जबान थी, संस्कृत और उर्दू वगैरह, इनको तो अरबी आती नहीं थी, या ये पर्शिया समझते थे। ठीक है, पर्शियन आती थी। तो फिर क्या हुआ कि सबसे पहले फिर शाह वलीउल्लाह ने कहा कि ये चूंकि पर्शियन समझते हैं, अरबी तो ये समझते नहीं। फिर शाह वलीउल्लाह ने कुरान पाक का सबसे पहले पर्शियन में तर्जुमा किया। तो द फर्स्ट पर्सन हु ट्रांसलेटेड द कुरान इन पर्शियन वाज शाह वलीउल्लाह। द फर्स्ट पर्सन। अब आपको यहाँ पे मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, असाइनमेंट भी लिख लें। हु ट्रांसलेटेड द कुरान इन पर्शियन वाज शाह वलीउल्लाह। असाइनमेंट ये है कि ये पर्शियन में तो मैंने बता दिया, अब आपने
असाइनमेंट है, वैसे तो मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा आप सर्च करके लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आपने ये देखना है कि कुरान पाक का पर्शिया में तर्जुमा तो शाह वलीउल्लाह ने किया। कुरान पाक का सबसे पहले उर्दू में तर्जुमा किसने किया, सबसे पहले पंजाबी में किसने किया, सबसे पहले इंग्लिश में तर्जुमा किसने किया। ठीक है, तो ये दो चार जबानें जो है ना, इसमें आप लोगों ने खुद सर्च करके लिखना है, और फिर कल मैं पूछूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये है कि चूंकि यहाँ की ज़बान जो है ना, वो या संस्कृत थी या उर्दू थी या पर्शियन थी, तो पर्शियन का तर्जुमा हो गया कुरान पाक का। तो अब क्या हुआ कि लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता कुरान पाक को समझना शुरू कर दिया। ठीक हो गया, समझना शुरू कर दिया और उसकी प्रीचिंग्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। और अब शाह वलीउल्लाह ने भी यही कहा कि प्लीज फॉलो द कुरान एंड सुन्ना इन द लेटर एंड स्पिरिट। ये कुरान और सुन्ना को फॉलो करें इन द लेटर एंड स्पिरिट, यानी कि उसको सही मानों में फॉलो करें। ठीक हो गया, ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ दिया। एंड ही प्रेड फॉर ऑल स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है, मालिकी, हम्बली, शाफी, हनफी। ठीक है, बट ही सेड डू नॉट फॉलो एनी स्कूल ऑफ थॉट ब्लाइंडली। ठीक है, इनकी ये भी एक बात थी कि वो कहते थे कि बाकी सब का मैं रिस्पेक्ट जरूर करता हूँ। ठीक है, ही प्रेड एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल स्कूल ऑफ थॉट्स। ठीक है, मालकी, लिख लें, आगे लिख लें तो मालकी, हम्बली, शाफी, हनफी, जाफरी। ठीक है, तो बट इन्होंने कहा कि सब पे अंधा एतबार नहीं करना चाहिए, बंदे को अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए, कुरान से बंदा खुद सीखे कुरान क्या कहता है। ठीक है, सबको रिस्पेक्ट जरूर करें, तमाम जितने भी फिरके हैं। ठीक है, लेकिन बंदा अपनी रिसर्च पे जो है ना, वो खुद अपने अकायद को अपनाए। ठीक है, तो कहते थे इनकी रिस्पेक्ट जरूर करें, बट ही सेड he said do not follow any school of thought blindly, अंधा एतबार किसी पे ना करें। और फिर क्या हुआ कि अ, इन्होंने क्या किया, शाह वलीउल्लाह जो है ना, इन्होंने इज्तिहाद पे बड़ा जोर दिया। अभी इनके मैं ना कारनामे साथ साथ लिखे जा रहा हूँ। ठीक है, फिर और इनका क्या काम था कि इन्होंने इज्तिहाद पे बड़ा जोर दिया। ठीक है, शाह वलीउल्लाह emphasized on इज्तिहाद। हाँ जी, इज्तिहाद क्या होता है, किसी को पता है? इज्तिहाद क्या होता है जी? नेक्स्ट भी काम लिख लें। ही डिसरिगार्डेड ही डिसरिगार्डेड द इनहेरिटेड किंगशिप। उसने कहा ये जो खानदानी बनते हैं ना बादशाह, मैं इसको भी नहीं मानता। खानदानी नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, जो भी बादशाह होना चाहिए वो कैपेबल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कैपेबिलिटी की बुनियाद पे बादशाह बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बाप है तो आगे इसका बेटा, तो आगे उसका बेटा, तो आगे उसका भतीजा, तो आगे उसका जो है वो साला। ठीक हो गया, इस तरीके से नहीं। बादशाह जो भी बने वो कैपेबिलिटीज रखता हो बादशाह बनने की, चाहे वो किसी और नस्ल से क्यों ना हो। ठीक हो गया, तो इसने इस पे भी जोर दिया, और उन्होंने डिसरिगार्ड किया किंगशिप को, इनहेरिटेड किंगशिप को। ठीक है, कहते थे जो काबिल हो उसे बनाए। ठीक हो गया, तो फिर क्या है कि ही क्रिटिसाइज टैक्सेशन सिस्टम। इन्होंने टैक्सेशन सिस्टम पे भी क्रिटिसाइज किया। अब ये सारे कारनामे आपने याद करने हैं इनके। तो ही क्रिटिसाइज्ड, हाँ जी जी, इज्तिहाद बताएं जी, मैं पूछा था इज्तिहाद किसे कहते हैं। ही क्रिटिसाइज ऑन टैक्सेस, जी जी बताएं क्या होती है। हम्म हम्म। हाँ, मतलब है, देखे ना, कुछ कुरान पाक तो हजूर पाक सल्लम के जमाने में आया, कुछ ऐसी चीजें थी जो उस दौर में थी ही नहीं। ये, जी जी, ठीक कह रही हैं।
हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही आप ठीक कह रही हैं। तो इश्तिहाद जो है वो फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने कहा कि जो हमारी लोकल कम्युनिटी के मसाइल होते हैं या किसी खास इलाके में मसाइल होते हैं या किसी खास इलाके के नहीं भी होते, कोई जदीद मसाइल सामने आ जाते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पुराने दौर में अगर मैं मिसाल दूं तो पुराने दौर में जो है वो निकाह सामने बैठ के होते थे। आजकल लोगों ने क्या कर दिए, स्काइप पे शुरू कर दिए हैं, वीडियो कॉल पे निकाह होने शुरू हो गए हैं। अब क्या ये दुरुस्त है या नहीं है, इसका फैसला कुरान में तो नहीं लिखा हुआ, क्योंकि कुरान जब उतरा था तब स्काइप तो था ही नहीं। जब कुरान उतरा था तब वीडियो कॉलिंग तो थी ही नहीं। ठीक हो गया। तो अब ये नहीं कि कुरान में एग्जैक्ट तो इसका नहीं लिखा हुआ सोल्यूशन, लेकिन कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। ठीक है। अब वो निकालेगा कौन? जो निकालता है वो कुछ स्कॉलर होता है या उसको मुजतहिद कहते हैं, जो इज्तिहाद करता है। ठीक है। या मुख्तलिफ मुजतहिद मिलके जो है वो उसका हल निकालते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक है या नहीं है, मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ। चाहे ठीक है या नहीं है वो बात की बात है, वो तो मसला है ना। ठीक है। वैसे आपको मिसाल दे रहा हूँ कि इस बात का फैसला जो है कि वीडियो कॉल पे या स्काइप पे निकाह हो सकता है या नहीं हो सकता, दोनों सूरतों में। ठीक है। इस बात का फैसला जो है वो पुराने दौर में तो कभी भी नहीं लिखा होगा किसी किताब में, क्योंकि तब तो ये चीजें थी ही नहीं। ये चीजें चूंकि आज के दौर की हैं, तो आज के दौर में इन मॉडर्न चीजों को देखते हुए या मॉडर्न फैसिलिटीज को देखते हुए कुरान और सुन्नत की रोशनी में फिर कोई फैसला किया जाएगा कि क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इस चीज को इज्तिहाद कहेंगे। जी स्टूडेंट, क्लियर हो गया? तो ये इन्होंने इस चीज पे जोर दिया कि जितने भी फिका हैं वो सारे मिल के जो है वो मॉडर्न मसाइल का हल निकालें। ठीक हो गया। तो इस फिर इसी तरीके से इन्होंने डिसरिगार्ड किया इनहेरिटेड किंगशिप को, इन्होंने क्रिटिसाइज किया टैक्सेशन सिस्टम को, क्योंकि उनका गरीब पिसता है, अमीर जो है वो टैक्स देता कोई नहीं। ठीक हो गया। तो इन्होंने टैक्सेशन सिस्टम को भी डिसरिगार्ड किया। ठीक है। और फिर क्या है कि ये सारी चीजें जो हैं वो मैंने आपको बता दी। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो शाह वलीउल्लाह के दौर में हुई। ठीक है। फिर मैं अगर दोबारा इसको समराइज करूं तो शाह वलीउल्लाह फॉरबिडेड, आप कह लें कि हेरिडिटरी सिस्टम ऑफ किंगशिप। ठीक है। ही डिसरिगार्डेड द टैक्सेशन सिस्टम, ही डिसलाइक द ब्लाइंड लविंग ऑफ मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट्स। ठीक है। एंड आप कह लें कि ही ट्रांसलेटेड द होली कुरान इनटू पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है। और कब किया ये भी लिख लें, 1738 में। ठीक है। ये मैंने शायद ऊपर लिखा है या नहीं लिखा, तो मुझे याद आ गया, 1738 में, 1738 में। ठीक हो गया। और फिर आप कह लें कि और क्या काम इन्होंने किए, ही प्रीच टू फॉलो कुरान एंड सुन्ना इन द लेटर एंड स्पिरिट, मैंने बताया। फिर ही बिकेम द फर्स्ट एवर पर्सन हु प्रोवोक द स्पिरिट ऑफ जिहाद अमंग द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ठीक है। एंड इट वाज ओनली on the call of him that people like Nawab Najibullah and Ahmad Shah Abdali, ठीक है, who was the Afghan ruler या Afghan king, they came into subcontinent in 1748 and they had a war against मरहटाज एंड दे किल्ड मरहटाज, वो मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है। और फिर दे ब्रोक द पावर ऑफ मरहटाज। ठीक हो गया। उन्होंने सारी उनकी पावर खत्म की। ठीक है। और ये भी बहुत बड़ा कारनामा था इनके दौर में कि उनको शिकस्त हुई। ठीक है। और एंड आप कह लें कि ही एनेबल्ड द मुस्लिम्स टू लिव हियर इन इंडिया विद पीस एंड टू कीप देयर रिलीजन प्रैक्टिस ऑन। ठीक हो गया। इट हैपन ओनली ड्यू टू द वैल्यूएबल सर्विसेज। ठीक है। ऑफ विच आर रेंडर्ड बाय शाह वलीउल्लाह। ठीक हो गया। तो ये सारी सर्विसेज जो हैं ये शाह वलीउल्लाह ने यहाँ पे दी, और इनका फिर तारीख में एक बड़ा नाम है। ठीक है। और अब क्या हुआ कि इनकी सर्विसेज की वजह से सब कॉन्टिनेंट में वो जो जुल्म का सूरज चमका था, वो जुल्म का सूरज जो है वो अब खत्म हुआ और छटका। ठीक है। और मुसलमानों की फतह का चांद जो है वो दोबारा नुमुदार होता हुआ दिखाई दिया। बल्कि वो शेर भी है, मेरे जहन में आ गया कि वक़्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। ठीक हो गया। या फिर एक और भी शेर है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। ठीक है। लंबी है गम की शाम पर, शाम ही तो है। ठीक हो गया। तो शाह वलीउल्लाह ने मराठों और नादिर शाह के जो चेले थे उन तक भी अपना पैगाम पहुंचा दिया कि अपने सूरज से जाके कहना
कि अपनी किरणों को गिन के रख ले, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम शाह वलीउल्लाह के चैप्टर पे इसको खत्म करते हैं, और फिर नेक्स्ट जो है वो आएंगे एक और स्कॉलर की तरफ, जिनका नाम है सैयद अहमद शहीद। ठीक हो गया, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जी। स्टूडेंट, यहाँ तक वो बातें क्लियर होती हैं सबको? हाँ जी, क्लियर है। चलें जी, किसी का क्वेश्चन तो नहीं यहाँ तक? अच्छा चलें, वो मैं बता दूंगा। चलें, ओके जी, फिर मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। और फिर अब मंडे को क्लास होगी, वीकेंड ऑफ होता है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।